नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। जैसा कि हमने अपनी एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 10 के बारे में एक विशेष टॉपिक जो कि प्रकाश का परावर्तन था और प्रकाश के परावर्तन के बारे में हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया है। अब अपन बात करते हैं इसके संबंध में कुछ प्रश्न। तो यहाँ पर जो कुछ विशेष परावर्तन से संबंध में प्रश्न पूछे गए, मेरा विचार इन प्रश्नों को मैं चैप्टर के एंड में एक साथ ही लूँगा। तो तब तक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक हमारा रहेगा वो है प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, जिस प्रकार प्रकाश का हमने परावर्तन पढ़ा, उसी के संबंध में एक और घटना आती है प्रकाश की, वो है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन में जब प्रकाश एक माध्यम से गति करता हुआ जब चिकने पृष्ठ पर टकराता है तो प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाता है और इसी घटना को हमने प्रकाश का परावर्तन नाम दिया था। लेकिन यहाँ प्रकाश का परावर्तन नहीं है, यहाँ प्रकाश का अपवर्तन है। तो अपवर्तन से क्या अभिप्राय देखिए कि प्रकाश जब एक माध्यम से आता है तो वह जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेता है। यहाँ पर प्रकाश जो है वो इस दिशा में जाना चाहिए था लेकिन नहीं गया, अपनी दिशा में परिवर्तन कर लिया है। इसी घटना को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। और इस घटना पर आधारित दैनिक लाइफ में हम अनेक सारे उदाहरणों के बारे में देखते हैं। तो क्या है प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है और इसी परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब एक माध्यम से तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है तो वहाँ पर इसकी दिशा बदल जाती है और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ अपवर्तन के संबंध में एक वर्ड यूज किया जा रहा है, वो है माध्यम। तो यहाँ माध्यम से क्या अभिप्राय? देखिए, माध्यम से ये अभिप्राय है कि प्रकाश किस वस्तु से गुजर रहा है। यानी प्रकाश यदि हवा से गुजर रहा है तो हवा उसका माध्यम होगा, यदि प्रकाश कांच से गुजर रहा है तो कांच उसका माध्यम होगा, यदि तेल से गुजर रहा है तो वो भी उसका माध्यम होगा, और यदि पानी से गुजर रहा है तो पानी इसका माध्यम होगा। तो माध्यम का यहाँ तात्पर्य है पानी, हवा, कांच, तेल, हीरा और भी कुछ हो सकता है। अब बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण जो अपन दैनिक लाइफ में देखते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण हैं। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल का तल वास्तविक स्थिति से विस्थापित हुआ प्रतीत होता है। या वास्तविक स्थिति से विस्थापित की जगह यदि मैं कहूँ कि ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। आप कभी स्विमिंग पूल में देखना कि स्विमिंग पूल का पैंदा जो ऐसा लगता है कि स्विमिंग पूल गहरा नहीं है, इसका पैंदा ऊपर दिख रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रकाश का जो अपवर्तन की घटना है उसके कारण ये जो पैंदा है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, बाकी पैंदा जो है बहुत नीचे तक है। तो ये घटना किस कारण दिख रही है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो रहा है। पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल का वायु तथा पानी के अंतरपृष्ठ पर टेढ़ी प्रतीत होना। कभी आप पानी किसी पात्र में जल लेकर उसमें पेंसिल को रखिए। आप पेंसिल को रखने पर आप खुद देखोगे कि पेंसिल का जो आधा भाग है जो पानी के अंदर डूबा हुआ है वो टेढ़ा दिखाई देता है। यानी कि पेंसिल जो है वो इस प्रकार दिखाई देती है हमें ऐसे, यानी पेंसिल जो है मुड़ी हुई दिखाई देती है। इसके पीछे का कारण भी प्रकाश का अपवर्तन है। मैं आपको एक प्रयोग द्वारा बताता हूँ कि मान के चलिए ये जो है पात्र है और इस पात्र में जल भरा हुआ है, ठीक है, ये जल भरा हुआ है। अब इस पात्र के अंदर जब पेंसिल को डाला जाता है तो पेंसिल का यहाँ जो जल के बाहर वाला भाग है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है और जो अंदर वाला भाग है वो पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देता है, अर्थात पेंसिल जो है वो मुड़ जाती है इस प्रकार। यानी जब पेंसिल सीधी थी वो अब सीधी नहीं दिखाई दे रही है, मुड़ रही है। इस डायग्राम को थोड़ा मैं व्यवस्थित कर देता हूँ इस प्रकार, ऐसे। तो कहने का मतलब पेंसिल जो है जल के अंदर मुड़ी हुई दिखाई देती है। इस घटना का कारण भी प्रकाश का अपवर्तन ही है, ठीक है। चलिए, दूसरा है कांच के गिलास में पड़े नींबू वास्तविक आकार से बड़े प्रतीत होते हैं। आपने कभी देखा होगा बहुत सारी शॉप के अंदर एक गिलास के अंदर नींबू रखा जाता है, ठीक है, और आप उस नींबू को देखना ऐसा लगता है कि नींबू इसके अंदर बहुत बड़ा है, लेकिन वो बड़ा नहीं होता है, नॉर्मल नींबू है। तो उसके पीछे का कारण जो है वो भी प्रकाश का अपवर्तन ही है। अब यहाँ पर देखिए, जो पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल है, इसका उदाहरण मैंने विस्तार से एक वीडियो द्वारा समझा दिया गया है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कागज़ पर लिखे शब्द गिलास स्लेब से देखने पर ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। गिलास शब्द मतलब पानी के यदि गिलास को किसी अक्षरों के ऊपर रखोगे तो वो भी ऐसा लगेगा, वो बड़े हो जाएंगे या ऊपर उठे हुए दिखाई देंगे। तो इसके पीछे का कारण की जो है वो भी प्रकाश का अपवर्तन है। प्रकाश के अपवर्तन का सिर्फ एक वर्ड यूज रखिए सिर्फ, और उसी से आपको पता चल जाएगा प्रकाश के अपवर्तन का क्या अर्थ है। प्रकाश का अपवर्तन का अर्थ होता है मुड़ना। प्रकाश का मुड़ना यानी जहाँ पर भी प्रकाश अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेता है, मुड़ जाता है, उस घटना को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन का अर्थ होता है प्रकाश का मुड़ना। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण दिया हुआ है जो हमें समझाएगा कि प्रकाश का जो अपवर्तन की घटना है वो कैसे होती है।
देखिए इस उदाहरण में प्रकाश की अपवर्तन की घटना को समझाने के लिए एक कांच का स्लेब, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कांच का स्लेब। कांच के स्लेब का मतलब होता है एक कांच की अपने जो कपड़े धोने का साबुन आता है वैसी संरचना होती है, ठीक है, कांच का स्लेब बोला जाता है इसको। कांच के स्लेब से प्रकाश का अपवर्तन कैसे दर्शाया जाता है मैं आपको पूरा सविस्तार से इसको समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि कागज़ लेते हैं, हालांकि ये एग्जाम्पल भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर ये वीडियो द्वारा मैंने अच्छे से समझाया है, वहाँ से आप देख लेना। वहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले कांच के स्लेब को रखते हैं उस कागज़ पर और उसके चारों ओर पेंसिल घुमा देंगे तो कुछ ऐसी संरचना बनेगी, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, एक रेखा खींचते हैं EF, यहाँ देखिएगा EF, ये रेखा खींची हुई है EF। एक EF किरण खींचते हैं या रेखा खींचते हैं और एक अभिलंब खींचते हैं। अभिलंब हमेशा कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे होता है। यहाँ से कुछ कोण पर खींचेंगे, ये कोण कुछ भी बना सकते हो आप, ठीक है, पेंसिल और स्केल का प्रयोग करना है यहाँ पे। चलिए उसके बाद में क्या करना है आपको, यहाँ जो E और F पॉइंट है, E और F पॉइंट पर यहाँ पर आपको जो कागज़ है उस कागज़ को आपको एक यहाँ पर जो है थर्माकोल की शीट पर रखना है। तो थर्माकोल की शीट पर ऑल पिन द्वारा इसको फिक्स कर देना है। अब उसके बाद में E और F पर 2 ऑल पिन लगानी है। 2 ऑल पिन लगाने के बाद में आपको जो सबसे पहले आपने ये जो रेखाएं खींची है चारों ओर, यहाँ पर कांच के स्लेब को वापस रखना है। वापस रखने के बाद में अब अपने कांच के स्लेब के नीचे की साइड से इसको इस प्रकार देखना है कि ये जो दोनों यहाँ पर जो दोनों ऑल पिन है वो सीधी दिखाई दे। जब आप सीधी दिखोगे तो उसके सीध में एक और ऑल पिन लगाइएगा G और एक ऑल पिन लगाइएगा H। हालांकि ये 12th क्लास में प्रैक्टिकल है। ये 2 ऑल पिन लगाएंगे और उसके बाद में कांच के स्लेब को हटा लेंगे। उसके बाद इनको जब मिलाएंगे तो GH की रेखा है वो इस प्रकार मिला देंगे, ठीक है। और जब इसको इस रेखा से मिलाएंगे तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ प्रकाश मुड़ जाता है। आप इसमें साफ साफ देख पा रहे हो कि प्रकाश सबसे पहले ऐसे गया, उसके बाद देखिए थोड़ा मुड़ गया और उसके बाद में फिर ऐसे मुड़ गया, है ना। तो प्रकाश यहाँ सीधा नहीं जाता है, प्रकाश मुड़ जाता है और यही घटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ पर ये जो उदाहरण है ये कांच के स्लेब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन का एक उदाहरण है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के मुख्य रूप से 2 नियम हैं। अब प्रकाश के जैसे परावर्तन के 2 नियम थे वैसे ही प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। पहला नियम सेम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ पर 3 चीज़ें आई देखिए, एक तो आपतित किरण, एक अपवर्तित किरण। वहाँ पर हम यूज लेते थे परावर्तित किरण, लेकिन अब वहाँ यहाँ परावर्तित किरण नहीं है। परावर्तन होता है तब परावर्तित किरण होती है, लेकिन अपवर्तन हो रहा है इसलिए अपवर्तित किरण है। और अभिलंब, ये देखिए तीनों चीज़ें, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये जो नियम है ये दोनों का सेम होता है, लेकिन दूसरा नियम चेंज है। प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या, देखिए यहाँ से याद रखिएगा आप, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल या अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। ज्या का मतलब होता है साइन। ये कहना चाह रहा है कि साइन I यानी आपतन कोण की ज्या और साइन R परावर्तन कोण की ज्या, इनका जो अनुपात होता है वो हमेशा नियत होता है और यही प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है, ठीक है। इसमें यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यदि किसी चीज़ का अपवर्तनांक निकालना हो तो अपवर्तनांक n तो माध्यम 1 में प्रकाश का वेग बटे माध्यम 2 में प्रकाश का वेग, यानी माध्यम 1 जो है वो हवा हो सकती है और माध्यम 2 है वो पानी हो सकता है। तो यहाँ पर हम किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि N21, यहाँ N21 का मतलब होता है माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। एक हवा हो सकता है, हवा के सापेक्ष हम जल का निकाल सकते हैं, कांच का निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला कि N21 बराबर V1 बटा V2। यहाँ V1 का मतलब है प्रकाश का वेग, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हवा में प्रकाश का वेग आ जाएगा तो मैं ऐसे लिख दूंगा V एयर, हवा में प्रकाश का वेग, और जल का निकालना है अपवर्तनांक तो V वाटर। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ वायु के अंदर प्रकाश का वेग रख देंगे, यहाँ जल में, तो यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा, अपवर्तनांक आ जाएगा। इसी प्रकार यदि माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना हो तो हम लिखेंगे N12 V2 बटा V1। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर अपवर्तनांक है क्या, अपवर्तनांक का मतलब क्या है। तो देखिए अपवर्तनांक का मतलब है कि कोई वस्तु जो है वो प्रकाश को कितना मोड़ सकती है, वही उसका अपवर्तनांक कहलाता है। आप मुझे बताना कि देखिए बहुत सारे ऐसे उदाहरण आगे सारणी में आएंगे, वहाँ पर देखिए कांच के बारे में लिखा होगा, कांच के बारे में, हवा के बारे में, जल के बारे में, ठीक है, हीरा के बारे में। तो इन सब में सबसे ज़्यादा प्रकाश को मोड़ने की क्षमता किस में है, तो वो आएगा हीरे में। तो हम कहेंगे कि हीरा का जो अपवर्तनांक है वो सबसे ज़्यादा है। वो हम आगे सारणी में जरूर पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमें क्या करना है, अपवर्तनांक के कुछ फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। तो अपवर्तनांक के क्या क्या सूत्र हैं उसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में आता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। ये माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यानी
n बराबर जो होता है प्रकाश का वेग निर्वात में बटा प्रकाश का वेग दूसरे माध्यम, दूसरा माध्यम या कुछ भी हो सकता है, जल हो सकता है, हीरा हो सकता है, तेल हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो c/v, और c का वेग हमेशा फिक्स होता है, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये प्रकाश का वेग होता है निर्वात में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या विशेष पॉइंट लिखा हुआ है, हीरे का अपतनांक सबसे अधिक होता है, हीरे का अपतनांक 242 होता है, और इससे तात्पर्य ये है कि प्रकाश की चाल 1/242 गुना कम है हीरे में निर्वात की अपेक्षा। आई थिंक यहाँ 242 ना होकर 2.42 होना चाहिए, जो कि आगे सारणी से हम कंफर्म कर लेंगे। 2.42 यानी 2.42 होना चाहिए, जो आगे सारणी में अपन जरूर कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद में दो चीज़ें और ध्यान रखनी है, प्रकाशिक सघन माध्यम। देखिए सघन माध्यम से क्या अभिप्राय है, दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा सघन माना जाता है। सघन का मतलब होता है कठोर। मैं आपके पास दो चीज़ें लिख रहा हूँ, एक हवा लिख रहा हूँ, एक जल। तो इसमें आप सघन पूछूंगा, सघन का मतलब कठोर, तो आप तुरंत कह दोगे जल, ठीक है। दूसरा मैं एक तरफ हवा लिखूँ, दूसरी तरफ कांच लिखूँ, तो आप क्या कहोगे कि कांच जो है वो सघन है और हवा जो है वो विरल है, ठीक है। तो सघन माध्यम किसे कहेंगे, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा हो, और प्रकाशिक विरल माध्यम किसे कहेंगे, जब दो माध्यमों की तुलना करते समय कम अपवर्तनांक वाला माध्यम जो है वो विरल माध्यम कहलाता है। तो सघन और विरल माध्यम में जब प्रकाश गति करता है तो उनकी संरचना किस प्रकार होती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी औसत चाल धीमी हो जाती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है ये। जब प्रकाश जो है वो विरल माध्यम यानी हवा है, हवा से सघन माध्यम यानी मान के चलिए इधर कांच है, कांच में जाता है, तो प्रकाश की जो चाल है उसका वेग जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये अभिलंब की ओर झुक जाता है। देखिए अभिलंब किधर है, ये अभिलंब है, तो देखिए अभिलंब के करीब आ गया, ये अभिलंब के करीब आ गया, इसका मतलब अभिलंब की ओर झुक जाता है। ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब विरल से कोई प्रकाश की किरण किस में आती है, सघन माध्यम में होती है। लेकिन यदि इसका उल्टा कर दिया जाए, यानी जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा ये अभिलंब से दूर हट जाती है। यहाँ देखिए ये रहा सघन माध्यम और ये रहा विरल, ये हवा मान लीजिए, ये कांच मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ प्रकाश की किरण क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी, ये देखिए दूर हट गई। तो ये दो मुख्य नियम आपको ध्यान रखने हैं। पहला नियम क्या था कि जब विरल माध्यम से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और यदि सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इसके आगे का विशेष पॉइंट गोलीय लेंस है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।